सभी दर्शकों का और श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं साक्षी, आपके साथ लेकर आई हूं प्रोग्राम एक खास मुलाकात। और इस खास मुलाकात में हम बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने वाकई में अपनी जिंदगी में कुछ खास किया हो और अपने इस समाज को, अपने इस देश को गौरवान्वित किया हो। और आज हमारे साथ है राहुल यादव, जो कि एक एनजीओ रन करते हैं, इंडियाज वॉरियर्स इंडिया फाउंडेशन। और साथ ही हाल ही में इन्हें देखा गया है टेलीविजन रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर। तो राहुल, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ रेडियो मानव 107.8 एफएम पर। थैंक यू साथी जी। तो राहुल, कंग्रेचुलेशंस आपका। आप एक ऐसे मुकाम पर है जहां पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है और जो बहुत ही संघर्ष भरा आपकी जर्नी रही होगी। यस। तो राहुल, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो इंस्पिरेशन है आपकी, आपने एक एनजीओ रन कर रहे हैं, तो समाज सेवा में आपका कैसे इंटरेस्ट किया, क्या प्रेरणा रही आपकी? मैं स्टार्ट किया था जब से मैं स्कूल में था, तब से मैं ये जिम्नास्टिक्स में इंटरेस्ट था मुझे। उसके बाद धीरे धीरे मैंने सीखा, यूट्यूब से वीडियोस देखा, अपने फ्रेंड के पास जाके सीखा। अलग अलग जगह पे गया था, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ले पा रहा था क्योंकि फैसिलिटीज नहीं थी मेरे पास, जो कि मेरे घर से स्टेडियम काफी दूर था। तो उस टाइम आसपास कोई जगह भी नहीं थी प्रैक्टिस करने की। तो लेकिन उसके बाद मैं कॉलेज में हुआ, तो कॉलेज में जैसे मैं मानव रचना कॉलेज से ही पास आउट हूँ 2014 बैच से। ओके, तो आप हमारे तो मानव रचना के स्टूडेंट है, हमारी फैमिली है। तो ये इस बात का मुझे बहुत गर्व है कि हमारा एक स्टूडेंट इतनी बुलंदियों को छू रहा है, इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत आपका जो मुबारक हो आपको इस जर्नी के लिए। थैंक यू तो सो मच। हमारी ये जो फैमिली होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी जिंदगी में। तो आपके जो पेरेंट्स है उनका क्या कहना था जब आपने एक दूसरी फील्ड को चुना एज अ करियर? हाँ, स्टार्टिंग में जैसे मैंने दूसरे फील्ड को अपना कैरियर चुना, तो मम्मी तो सपोर्ट करती थी, सिस्टर भी सपोर्ट करती थी। लेकिन पापा का सपना था कि मैं एक इंजीनियर बनूं और अच्छी जॉब करूं। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसी फील्ड में था, और बीटेक करने के बाद 1 साल तक थोड़ा सा ऐसे ही रहा, स्ट्रेस वाला माहौल कि क्या करूं क्या ना करूं। मैं जॉब के लिए भी ट्राई कर लिया था, सिलेक्शन भी हो गया था, बट फिर वो मेरा स्ट्रेस ज्यादा हो गया था। लेकिन पापा ने देखा कि भाई ज्यादा स्ट्रेस में जा रहा है ये लड़का, तो फिर या फिर पापा के फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया होगा कि जो इसका मन करता हो तो उसको करने दो। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि जो तेरा मन करता है वो कर। और उसके बाद मैं इसमें इस फील्ड में थोड़ा और हार्ड वर्क करने लगा। मैंने कहा था पापा को कि 2 साल एटलीस्ट मुझे दे दो इस फील्ड में कुछ करने के लिए। तो फिर मैं उसके बाद इसमें अर्निंग करने लगा धीरे धीरे। तो और पापा फिर खुश हो गए, फैमिली को भी सपोर्ट करने लगा। अर्निंग करने के बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया था। जी। तो ये जो जर्नी थी आपकी, जो फैमिली के बाद अब ये जब आपने स्टार्ट कर दिया जर्नी फ्रॉम आपकी एनजीओ से लेके इंडियाज गॉट टैलेंट तक, ये जर्नी आपकी कैसी थी? इसमें काफी दिक्कतें आज आई मुझे इस जर्नी में, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर प्लेस नहीं था। अभी भी नहीं है प्लेस वो वर्कआउट करने के लिए या फिर ये एनजीओ प्रॉपर रन करने के लिए। हम लोग कन्हई गांव में एक कम्युनिटी सेंटर है, जाके मैं ये एनजीओ चला रहा हूँ। तो वहाँ के आसपास के लोग अभी थोड़ा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लेवल पे कंपटीशन पे बच्चे वहां से जीत के आते हैं, तो उन्हें लगता है कि कुछ अच्छा काम हो रहा है। तो जो बच्चे बाहर जाके फीस देके नहीं सीख सकते, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों में टैलेंट तो काफी होता है, हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। जी। तो मैं चाहता हूँ कि एक हब बन जाए टैलेंट का, ताकि यहाँ पे सब में अपनी अपनी स्किल्स और टैलेंट होता है, तो एक जगह पे किसी का ड्राइंग अच्छा होता है, किसी का डांस अच्छा होता है, कोई एक्रोबेटिक अच्छा कर लेता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे बाहर फीस नहीं दे सकते, जैसे कि मैं नहीं दे पाया था या फिर मैं इतनी दूर नहीं जा पाता था, तो वो मैं इन बच्चों के साथ ये बच्चे फेस ना करें, एटलीस्ट फाइनेंशियली की कमी की वजह से और एटलीस्ट दूर होने की वजह से। तो सब वहीं पे आए, प्रैक्टिस करें, हम बच्चों को अच्छे ट्रेनर प्रोवाइड करा रहे हैं और उनको न्यूट्रिशन का भी उनका ध्यान रख रहे हैं, और अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन में खिलाने के लिए पूरा पूरा कोशिश कर रहे हैं। और आप ये देख ही रहे हो कि वे सारे एनजीओ के ही बच्चे जो अब इंडिया गॉट टैलेंट में पहुंच गए हैं सीजन 9 में, जो जी। कि सोनी चैनल पे ऑन एयर चल रहा है अभी। जी। जी। तो बहुत बहुत ये तो बहुत खुशी की बात है। और ऐसा ये जो सोच है आपकी
इसकी मैं दाद देती हूँ क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अलावा दूसरों के बारे में सोच पाते हैं, उनकी हेल्थ से जुड़ी, उनके टैलेंट से जुड़ी ये जो बातें आपने कही है, तो उसके लिए मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि अब मैं ऐसे एक इंसान से बात कर रही हूँ, एक ऐसे मानव रचना फैमिली से बात कर रही हूँ जो कि इतना ज्यादा सोशल सर्विस कर रहे हैं या फिर एक समाज सेवक बन चुके हैं। और अब इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके जो टीम में छोटे से लेके बड़े तक, यानी कि 5 साल से लेके 25 तक की उम्र के सभी लोग हैं, तो इनको संभालना अपने आप में ही एक टास्क है, तो ये आप कैसे करते हैं? एक्चुअली क्या है कि मैं माहौल अपने ग्रुप में ऐसे बना के रखता हूँ कि छोटे से लेके बड़े तक उस बात को समझते हैं। मेरा एक मानना ये होता है कि बच्चों में अगर टैलेंट थोड़ा कम है तो वो चल जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। जी। तो सबसे मेरी प्रायोरिटी मेन उनके लिए डिसिप्लिन है। क्योंकि अगर डिसिप्लिन में रहेंगे बच्चे तो मैं उनको अच्छे तरीके से ट्रेन करके अच्छा कर सकता हूँ। अगर वो डिसिप्लिन में नहीं है तो उनको मैं कितना सिखा लूँ, वो नहीं सीख पाएँगे। तो ये मैंने स्टार्टिंग से ही उनको बोल के रखा है या अपना माहौल या स्ट्रिक्टनेस थोड़ा ऐसे करके रखा है। और साथ में मैं अकेला भी नहीं सँभाल सकता इतनी सारी चीज़ें। मेरे साथ इस पूरे जर्नी में मेरे फ्रेंड सागर यादव एंड सचिन सिंह हैं, जो मेरी इस एनजीओ को सँभालने में मेरी पूरी मदद करते हैं। मेरे पूरे साथी हैं वो। तो ये हम तीनों लोग इ इन चीज़ों को सँभाल रहे हैं, क्योंकि सबका अपना-अपना प्लस पॉइंट होता है, कोई किसमें माहिर होता है, कोई किसमें माहिर होता है। तो हम तीनों ये चीज़ें सँभालने की पूरी कोशिश करते हैं, एटलीस्ट फाइनेंशियली की भी जो हेल्प करते हैं, हम लोग तो तीनों मिलके ही करते हैं, अपनी अर्निंग से कुछ-कुछ पैसे निकाल के यहाँ पे अपनी एनजीओ में लगा रहे हैं। या फिर अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जिनको हम सिखाने जाते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग देने जाते हैं, उनको भी अपनी एनजीओ के बारे में बताते हैं। तो वो लोग भी हमारी एनजीओ की धीरे-धीरे करके हेल्प करने लगे हैं अब, कि हाँ, जेन्युइन में ये अच्छे काम कर रहे हैं और सही बच्चों के लिए काम हो रहा है वहाँ पे। तो ये जो दोस्ती और टीचर का जो रिश्ता है वो आप कायम करके रखते हैं, और एक स्ट्रिक्टनेस के साथ पोलाइटनेस भी आप अपने जो बच्चों के साथ रखते हैं, और इसी से शायद यही वो चीज है, वो रीजन है कि आप इतने आगे तक बढ़ चुके हैं, इतने आगे और बढ़ रहे हैं। और साथ ही कि जो चैलेंजेस थे इंडियाज गॉट टैलेंट तक पहुंचने के, ये चैलेंजेस क्या रहे आपकी जर्नी में? चैलेंजेस मैम, सबसे पहले तो ये था कि अभी ऑडिशन के लिए मुझे टीम सेलेक्ट करना था कि कैसी टीम बनाऊँ ताकि अच्छे आगे लेवल तक मेरे को पूरा जीतना है ये शो, या फिर काफ़ी आगे तक इस शो में बने रहना है। तो मैंने अपने एकेडमी में, अपनी एनजीओ में यही देखा कि बच्चों में पहले तो डेडिकेशन वाले बच्चों को, डेडिकेटेड वाले बच्चों को ही देखा, उनको शॉर्टलिस्ट किया मैंने कि इन बच्चों में डेडिकेशन है, ये कुछ कर, इनमें दिखता है कि ये कुछ कर जाएँगे। तो पहले उनको शॉर्टलिस्ट किया, बाद फिर मैंने परमिशन लिया कि मैं इस शो के लिए ट्राई कराना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों की परमिशन होगी, क्योंकि वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा, वहाँ रहना भी पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट भी होना मैम ज़रूरी होता है। जी। अदरवाइज़ मैं कराता जाऊँ, पेरेंट्स उनको बैक फुट पे ले जाए, नहीं हम तो नहीं जाने देंगे, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो पेरेंट्स ने भी, किसी ने मना नहीं किया, वो तो चाहते थे कि, बोलते थे कि आप हमारे लिए भगवान है, अपने बच्चों को इतना कॉम्पिटिशन खिलाया, अच्छे जिताया, तो आप तो उसने उन्होंने हमें मुझे बहुत अंदर से चार्ज अप कर दिया कि पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि, और मुझे सही ट्रस्ट करते हैं मुझ पे कि अपने बच्चों को मुझे सौंप रहे हैं कि आप बच्चों का भविष्य बनाएँ या आगे तक लेके जाएँ। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि बच्चे कर रहे हैं अच्छा, तो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट, मैंने सब बच्चों को कर ही लिया था, जो-जो मैंने देखा था कि किसी का फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है, किसी का स्ट्रेंथ अच्छा है, तो मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन करके एक टीम बनाया है। सबका अपना उनका देख के मुझे किस-किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आगे इस शो में बने रहने के लिए। तो वो एक पूरा कंपाइल पैकेज करके एक टीम बनाई मैंने। बट उसके बाद फिर प्रैक्टिस करने के लिए हमें दिक्कतें ये आती रही, क्योंकि हम आउटडोर में प्रैक्टिस करते हैं जी। और जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पे कोई शादी फंक्शन कुछ ना कुछ होते रहते हैं, या फिर बारिश भी होती रहती है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। जी। तो दिक्कतें ये प्रैक्टिस करने में ये रहती है कि रेगुलर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कभी कोई फंक्शन होता था तो उस दिन हमें अपनी एनजीओ बंद करनी पड़ती थी। जी। और उसके बाद कहीं बारिश हो गई तो बाहर ओपन में हम कर नहीं सकते, पानी भर जाता है उधर। तो हम्म। काफ़ी दिक्कतें रही, लेकिन फिर भी बच्चे, जैसे हल्का-फुल्का बारिश आ रहा था, उसमें तो हम तो रुकते ही नहीं थे, प्रैक्टिस करते रहते थे वो तो, लेकिन कंटिन्यूटी बनी रहती थी। तो बच्चों में ये था कि कईयों का ये होता है ना कि थोड़ा-सा भी कुछ रीज़न मिल जाए छुट्टी करने का, ये करने का, तो लेकिन वो बच्चे छुट्टी नहीं कर देते कि चलो आज तो फंक्शन है या आज तो कुछ है तो छुट्टी कर दें। कुछ ना कुछ हम जगह का इंतज़ाम कर लेते थे, या फिर साइड में जाके कहीं ना कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते ही रहते थे। तो इन बच्चों का मुझे ये अच्छा लगा कि हाँ, इनमें डेडिकेशन है करने का, कुछ कर गुज़रने का। तो जी। बस हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत इनके जगह का प्रॉब्लम का आया,
और इन्वायरमेंटल का जैसे बारिश हो गया तो नहीं कर सकते, तो उसके बाद हमने दिल्ली में दिया था, अक्टूबर नवंबर के राउंड, अक्टूबर में दिया था 24-25 को। ओके। तो वहाँ पे अब स्टार्टिंग का जो ऑडिशन होता है वो खुद के अपने खर्चे से देकर देना होता है, जो कि इनकी टीम आती है वो देखती है सिलेक्शन के लिए। तो वहाँ इतने सारे बच्चों को ले जाना और सारा मैनेज करना, वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आया था मुझे, क्योंकि उसके बाद फिर उन्होंने हमारा एक्ट अच्छा लगा और शॉर्ट लिस्ट हो गया, फिर कॉल आया आप मुंबई के लिए सेलेक्ट हो गए जज राउंड के लिए। तब हम बहुत एक्साइट हो गए थे, खुश हो गए थे, एटलीस्ट हम वहाँ के लिए सिलेक्शन हो गया, हमें मेन जजेस के सामने परफॉर्म करना है। पर यहाँ से वो थोड़ा दिक्कतें कम ये हुआ कि उन्होंने मतलब यही लोग टिकट्स कराते हैं, स्टे कराते हैं तो हाँ। एटलीस्ट, क्योंकि हम लोग इतने 23 मेंबर है ग्रुप में, 19 से लेके 23 के बीच में मेंबर्स रहते हैं। तो वो अब यहाँ तक इतने बच्चों को लेके आना, टिकट कराना, ट्रैवल करना और होटल्स का स्टे, तो इतना तो अफोर्ड नहीं हो पाता हम लोगों से इतना ज्यादा बच्चों के लिए। तो ये कि हमारा टैलेंट, मेरा ये था कि टैलेंट के बलबूते पे हम सेलेक्ट हो जाए और लोग हमें स्पॉन्सर करे या फिर वो चीज करके हमें आगे तक लेके जाए, वो चीज हेल्प हो गई यहाँ से। तो और अभी सब सही चल रहा है मैम, प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही है यहाँ पे। और अभी क्या है कि टॉप 16 राउंड चल रहा है, हम टॉप 16 के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं बिल्कुल। एंड अगले एक्ट के लिए प्रैक्टिस चल रहे हैं। हाँ, जल्दी उसका शूट होने वाला है 2-3 दिनों में, और वो जल्दी ही नेक्स्ट वीक में टेलीकास्ट भी हो जाएगा। जी। तो ये तो बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और बिना रुके, और ऐसे ही हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे अपनी लाइफ में, और सभी बच्चों के साथ उनके टैलेंट को, उनके हुनर को ऐसे ही सबको आप दिखाएं, और ये हुनर आपका आपको बहुत आगे तक लेके जाए। और अब बात करूंगी आपसे कि आपकी जो टीम में सबसे छोटी मेंबर जो है, 5 साल जिनकी उम्र है, तो उनकी जो जर्नी है ये कब शुरू किया कि इतनी, अभी तो वो इतनी छोटी उम्र में ही है, तो उनके अंदर ये टैलेंट, जब हमने उनका टीवी पे ये शो देखा था आपका, तो जब उनका पहला ही, उनका स्टार्टिंग उनसे ही थी, तो बहुत ही निडर होके, और कोई उनका डर नहीं था, तो बिना डर के एक्रोबैटिक्स ऐसे करना ये बहुत ही मुश्किल है। और साथ ही उन्होंने शुरू कब से करी अपनी ये जर्नी? जो सबसे छोटी है हमारी ग्रुप में उसका नाम नंदिनी है जी। एंड वो 5 साल की है। तो उन्होंने स्टार्ट किया था कम से कम हमारे यहाँ आईजीटी में आने से पहले, 7-8 महीने पहले ही स्टार्ट किया था। और लेकिन उसकी सिस्टर 1 साल से आ रही थी, 1-1.5 साल से। उसकी बड़ी सिस्टर भी ग्रुप में है जो कि 11-12 साल की है ओके। एंड ये 5 साल की है। तो उनको देख के वो आने लगी थी एकेडमी के अंदर। तो लेकिन मैं वो कुछ दिन प्रैक्टिस किया उन्होंने किया, लेकिन मुझ में मैंने उनके अंदर देखा कि हाँ इसके अंदर डर नहीं है, क्योंकि वो जो कुछ मैं पहले ऑब्जर्व कर रहा था उसको कि कोई जो हमारे जूनियर ट्रेनर है जो उनको सिखा रहे हैं, तो वो जो भी उनको टास्क देते थे या कराते थे वो बेझिझक होके आराम से कर लेती थी वो चीजें। फिर मैंने उसका ट्राई लेने की कोशिश किया कि हाँ, तो उसको बोलता था कि ये वाला एलिमेंट करोगे आप, ये वाली चीजें करो, तो मना कभी नहीं करती थी कि सर मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं करूंगी। तो वो आराम से फट सारी चीजें कर लेती थी वो। तो उनमें जैसे लगता है ना कि हाँ इन छोटे बच्चों में जैसे कई बार होता है कि नहीं कर पाते और समझ नहीं पाते, इतना मैच्योरिटी लेवल नहीं रहता। 5 साल में तो कुछ क्या समझो, क्या करना है क्या नहीं करना कुछ पता ही नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उनको जो मैं बताता था वो एक बार में याद हो जाता था उसको। अभी आप यकीन मानो कि उसकी लाइफ की फर्स्ट परफॉर्मेंस थी जो ये इंडियाज गॉट टैलेंट पे स्टेज पे थी, सीधे डायरेक्ट। उससे पहले कभी स्कूल में या कहीं उन्होंने किया ही नहीं था। लेकिन मैंने सेलेक्ट उसको इसलिए किया था कि मुझे उसके अंदर दिख गया था कि हाँ ये कर लेगी, क्योंकि वहीं पे एकेडमी में ही पता लग गया था मुझे कि हाँ ये जो बता रहा हूँ एक बार में ही कैच कर रही है और उसको ढंग से परफॉर्म भी कर रही है। तो बिल्कुल। ये काफी अच्छा लगा मुझे वो देख के। दोनों बहनें ही बहुत डेडिकेशन के साथ करती है और उनकी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है उनको। जी। तो ये मैं जानना चाहूंगी, ये जो प्रैक्टिस है, आप अब दूसरे पड़ाव पे पहुंच गए हैं, आपने बताया कि आप टॉप 16 में अब पहुंच गए हैं, तो कैसी तैयारी चल रही है, कैसे प्रैक्टिस, अब सेशन जो है वो कैसे चल रहा है? अभी मैम यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है, क्योंकि इस साल शो का फॉर्मेट अलग किया गया है। हर साल इंडियाज गॉट टैलेंट का फॉर्मेट अलग होता था कि पहला ऑडिशन हो गया, उसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, 4 परफॉर्मेंस ही करनी पड़ती थी। लेकिन इस साल का फॉर्मेट पूरा ही चेंज कर दिया है। ऑडिशन के बाद इन्होंने टॉप 16 सेलेक्ट किया है, टॉप 16 के बाद इन्होंने हर हफ्ते एलिमिनेशन राउंड रखा है कि हर हफ्ते परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, एलिमिनेट वोटिंग के हिसाब से चलेगा और एलिमिनेट होते जाएंगे जिनको वोट्स कम मिलेगी वो एलिमिनेट होता जाएगा।
और ये कम से कम लंबा शो है, इसमें कम से कम 8 से 10 से वो 11 परफॉर्मेंस करना पड़ेगा टोटल। तो हर कंटेस्टेंट के लिए डिफिकल्ट होता है कि कोई सब प्रिपेयर करके आता है कि चलो 3-4 परफॉर्मेंस होगी, ये नए-नए आइडियाज़ के साथ हम कर लेंगे। लेकिन एक ही शो में 10-11 वैरायटी देनी और 10-11 परफॉर्मेंस देना बहुत मुश्किल रहता है कि अब क्या करेंगे, अब लेवल अप क्या करना है। जैसे हमने पहले वाले में रशियन स्विंग का यूज़ किया था वो अपने एक्ट में, जी, अब उसके लेवल से ऊपर करने के लिए दूसरा हमें सोचना पड़ रहा है कि अब क्या करें। तो उसके लिए भी प्रैक्टिस चली है कि नया क्या करेंगे। फिर उसके बाद हर बार हमें कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें करनी, यूनिक चीज़ें करना होगा जो वर्ल्ड में किसी ने नहीं की हो, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएँगे। लोग तभी लोग पसंद करेंगे उन चीज़ों के, इन्होंने ये नई चीज़ क्या कर दिया और यूनिक है, कभी किसी ने देखा नहीं हो। क्योंकि रशियन स्विंग पे भी कभी किसी भी गोट टैलेंट में कहाँ पे वर्ल्ड वाइड में किसी ने नहीं किया था ये चीज़ें, और लोगों को बहुत पसंद भी आया। उसका जो इंस्टाग्राम पे इन्होंने सोनी चैनल पे इन्होंने डाला तो सबसे ज़्यादा वायरल हमारा ही एक्ट हुआ था। बिल्कुल, लोगों तक पहुँचा भी था और सबका अच्छा रिस्पॉन्स भी आया हमारे तो। बिल्कुल। तो तो उसी हमने की भी तैयारी कर आपकी रहे हैं कि नया चीज़ क्या करेंगे हम लोग। हुँ, तो हुँ। हमने भी आपके प्रोमोस बहुत देखे थे, जो स्टार्टिंग ही थी इंडियाज़ गॉट टैलेंट के, वो प्रोमो में ही आपका इतना ज़्यादा जो वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा वायरल होती है। एक छोटी-सी क्लिप थी वो बहुत ज़्यादा वायरल होती है और हम भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये शो शुरू होगा और हमें कब वॉरियर स्क्वाड को देखने का मौका मिलेगा। और साथ ही ये जब आपने जब ये फीलिंग कैसी थी जब सारे जजेस ने आपके सामने सर झुका के स्टैंडिंग ओवेशन दिया, आपके हुनर को देख के आपके लिए जब आपको सेलेक्ट किया, तो वो फीलिंग कैसी थी? मैम, अब तक की सबसे बेस्ट मोमेंट था हमारे लिए वो, क्योंकि चारों जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था और शिल्पा मैम तो टेबल के ऊपर खड़े होके साष्टांग नमस्कार करने बोला था उन्होंने और हुनर सलाम बोला था हमें। बिल्कुल, तो कि मुझे लगता नहीं कि अभी तक शो में किसी को बोला भी है अभी तक उन्होंने। चारों जजेस ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए एंड वो हम लोग जब परफॉर्म कर रहे थे, हमें सिर्फ ये था कि हमें अपना बेस्ट देना है, हम किस मोटिव के साथ ये आए हैं, हमें बस वो पूरा करना है। हमारे ध्यान में सिर्फ ये चीज़ें चल रही थी। जैसे ही हमारा 1 मिनट हुआ परफ़ॉर्मेंस करते-करते, हमारा परफ़ॉर्मेंस का टाइम साढ़े 3 मिनट का था। तो जी, 1 मिनट के अराउंड हम लोगों ने दिया, तो उसी टाइम पे मनोज सर और शिल्पा मैम पहले ही खड़े हो चुके थे। जी, जी, तो हमारे बीच स्पीच परफ़ॉर्मेंस में तो हमने जैसे ही हम पहले नज़र नहीं गई थी हमारी पे, जैसे ही नज़र गई कि स्टैंडिंग ओवेशन ऑलरेडी मिल चुका है, तो हम और मोटिवेट हो गए कि अब तो और अच्छा करना है कि मतलब सही जा रहा है हमारा एक्ट, और मोटिवेशन के साथ और बूस्ट अप करके हमने बहुत अच्छा करने की कोशिश की और वो बहुत अच्छा हुआ हमारा एक्ट। तो लाइफ़ का सबसे आज तक का हमारा सबसे बेस्ट एक्ट रहा है, बहुत स्मूथनेस का साथ, बिना कोई मिस्टेक के साथ। एक्रोबैटिक में हम कुछ ये नहीं कह सकते कि हम 100% श्योर रहता है, क्योंकि प्रोप के साथ भी टाइमिंग मिसमैच हो जाता है कई बार कैच ढंग से नहीं हो पाता है। तो आज तक हमारा अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वो रहा है हमारा। जी। और आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे, बस ये जानना चाहूँगी कि एक कोई मैसेज, क्योंकि आप हमारी मानव रचना फैमिली से हैं, तो मानव रचना के स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज उन्हें देना चाहते हैं? जो यंगस्टर्स हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपके अंदर जो भी कला है ना, वो आप कला को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं भी बीटेक स्टूडेंट मैकेनिकल ब्रांच से था। जी, ऐसा नहीं है कि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं था, मैं भी अच्छा था, अच्छे परसेंटेज भी आया था मेरा। लेकिन अंदर मेरा पैशन, ये जुनून मेरा जिम्नास्टिक्स में था, एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक्स में करना चाहता था ये। और जी, मैं कॉलेज के टाइम में भी टाइम जैसे मिलता था, मैं सीधा घर जाता था, मैं इधर पार्टी-वार्टी में नहीं जाता था। कॉलेज के टाइम में जैसे भी ब्रेक है कि लंच के बाद कोई लेक्चर नहीं है, तो मैं सीधा घर निकलता था कि हाँ, चलो एकेडमी टाइम से पहुँचूँगा, वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा। तो जी, वो चीज़ें मैंने उसको प्रायोरिटी दी अपने, और जो आपका हुनर है, हुनर को दबाना नहीं है। जी, अगर हम वो लाइफ एक है आपकी, अपने हुनर को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जो इस फील्ड में है उससे गाइडेंस लेने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अच्छा कर पाएँगे आगे। आप किसी से डिस्कस भी कर सकते हैं कि हाँ, मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ। जी, तो बस मेरा सबसे यही कहना है कि अपना हुनर को मत खो। आपको जो करना है, जो फैमिली को चलाने के लिए, सब कुछ करने के लिए वो चीज़ करो, लेकिन हुनर को अपनो एटलीस्ट अपने हुनर को बाहर निकालो, उसमें आप जो करना चाहते हो करने की एटलीस्ट एक बार कोशिश तो करो। अगर जी, आप सक्सेस हो जाते हो तो उससे बड़ी खुशी नहीं है। मेरा मेन मानना ये है मैम कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे मुझे ये चीज़ें करने में ना हैप्पीनेस मिलती है मैम। जो मैं अपनी एनजीओ चला रहा हूँ, द वॉरियर्स इंडिया करके, मेरे को घर में दूसरी फैमिली लगा लो एक तरीके से। मैं अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड यहीं पे करता हूँ अपनी एनजीओ में ही। क्योंकि मैं जितनी भी स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, तो यहाँ आके मैं पीसफुल रहता हूँ और अच्छे से बिहेव करता हूँ, सबके साथ सिखाता हूँ और वहाँ पे मेरा सारा टेंशन खत्म हो जाता है।
जी। तो मैं एटलीस्ट मेरा एट द एंड मेरा ये रहेगा कि मैं लाइफ में इतनी आगे तक चला जाऊँगा, एक मोमेंट पे जाके खड़ा होके सोचूँगा कि मैंने लाइफ में क्या किया है। तो मुझे एटलीस्ट ये रहेगा जो मेरे अंदर से आया था, दिल से जो मैं चाह रहा था, एटलीस्ट मैंने वो किया तो सही। तो मेरा मानना ये है कि आप में को जिसमें खुशी मिले और जिसमें आपका टैलेंट है, वो आप टैलेंट को बाहर निकालिए, अपने हैप्पीनेस की तरफ जाइए। आप बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आपकी वजह से किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। आपके पेरेंट्स ट्रबल में नहीं जाने चाहिए, आपको पेरेंट्स को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और आपके वजह से जो काम कर रहे हो, बस उससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। बाकी आप जो चीज़ मन करता है आप वो चीज़ कीजिए, आपको टैलेंट को बाहर निकालिए और जो आपको पेरेंट्स को और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए जो चीज़ करना है वो तो साथ-साथ करते रहिए। रिस्पेक्ट कीजिए, सबसे पहले रिस्पेक्ट है। मैं आज भी सुबह उठ के धरती माता को प्रणाम करता हूँ, हमेशा अपने बिस्तर से नि उठते के साथ ही। जी। दूसरा पेरेंट्स फिर पेरेंट्स को चरण स्पर्श करता हूँ, उसके बाद ही अपना कोई काम स्टार्ट करता हूँ मैं। तो बिल्कुल। ये चाहता हूँ कि ये इतनी हाँ, हमेशा याद रखना चाहिए बच्चों को स्टार्टिंग से ही संस्कार पेरेंट्स को ऐसे देने चाहिए और बच्चों को भी खुद से धीरे-धीरे सीखना मैं अपने एनजीओ में सबको यही बताता हूँ कि सबसे पहले उठते के साथ ही धरती माता को प्रणाम करना है, उसके बाद अपने माता-पिता को प्रणाम करना है, उसके बिल्कुल। बाद ही आप कुछ-कुछ काम स्टार्ट कीजिए। तो बच्चे भी ये सब चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हैं और मैं भी स्टार्टिंग से ही फ़ॉलो कर रहा हूँ ये चीज़ें। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मोटिवेशनल आपकी ये जर्नी रही है और बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ राहुल जी जुड़ने के लिए मानव रचना के रेडियो मानव रचना के साथ। और साथ ही आई विश कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपने फैन्स के दिलों को तो आपने जीत ही लिया है और आई विश कि आप ये शो को भी जीतें और साथ ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना ये जो टैलेंट है अपने परचम लहराएँ, अपना ये जो झंडा गाड़ दें। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू साक्षी जी एंड थैंक यू मानव रचना टीम हमारा इंटरव्यू लेने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस कॉलेज से ही पास आउट हुआ हूँ एंड जैसे ही मेरे पास कॉल आया मैं बहुत एक्साइटेड हो गया ऐसे मेरे कॉलेज से ही फ़ोन आ गया चलो उनसे और बात हमें करने भी का मौका बहुत मिलेगा खुशी और है। लोग जानेंगे भी। जी, हमें भी बहुत खुशी है कि हुँ, हमारे जो एक स्टूडेंट है, एलुमनाई है, वो आज इस मुकाम पे है, तो हमें भी बहुत गर्व महसूस होता है और साथ ही हम पूरा मानव रचना फैमिली आपके साथ ही है और हमेशा ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, यही हम कामना करते हैं, विश करते हैं। थैंक यू साक्षी जी। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को हमारा एक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि आपने हमारा फर्स्ट राउंड में एक्ट देखा था। हमारे बच्चे और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस शो को जीतने के लिए और इस शो का फॉर्मेट थोड़ा इस बार चेंज है। इसमें आगे जाने के लिए हमें वोट्स चाहिए होंगी। तो नेक्स्ट राउंड से हमारा वोटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो कीप वॉचिंग एंड हमारे एक्ट्स को देखते रहिए, हमारे टैलेंट को थोड़ा सराहिए एंड मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि हमें आगे बढ़ने के लिए पूरा भर-भर के वोट्स दीजिए ताकि हमें अपना टैलेंट आगे दिखा सके, अपनी यूनिकनेस आगे दिखा सके पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज वोट अस वॉरियर स्क्वाड। और इसी के साथ देखते रहिए रेडियो मानव रचना और हर एक हफ्ते में हम लेके आते हैं एक खास लोग और उनकी आप जीवनी के ऊपर हम बातें बताते हैं आपसे, उनसे जुड़ी हुई उनकी जितनी भी जर्नी है आपसे शेयर करते हैं और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।